सर ये जो बढ़ती उम्र के साथ जो ये लोगों को घुटने में परेशानी हो रही है, इससे बचा जा सकता है सर? हाँ, बढ़ती उम्र के साथ घुटनों में परेशानी वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, क्योंकि बढ़ती उम्र आपने बोल दिया मीन्स उम्र जी, की बीमारी हो गई। जी, तो वो उसका मैं बता देता हूँ फैक्टर्स क्या-क्या हैं। एक तो यदि आप चलते हैं, पहले से ही चलते हैं, जवानी से खूब चलते हैं मतलब मॉडरेशन में चलते हैं, 4-5 किलोमीटर डेली पैदल चलते हैं, हुँ, तो चांसेस ये हैं कि आपको नहीं होगी, कम हो जा सकता है। वज़न बहुत ज़्यादा होगा, जब पहले फैक्टर आप जान लें कि जी, जो गठिया जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है किन लोगों में होती है। उम्र बढ़ रही है उसको तो रोक नहीं सकते, वो तो रहेगा फैक्टर, उसको तो हुँ, कहीं नहीं ले जा सकते। हुँ, वज़न आप कंट्रोल कर सकते हो, वज़न आपकी बॉडी के प्रोपोर्शनेट है और ऐसा नहीं है कि वज़न ज़्यादा है तो आपको यदि मस्कुलर बॉडी है आपकी, हुँ, मसल्स स्ट्रांग है तो ज्यादा वजन पर भी आपको ज्यादा नहीं होगी दिक्कत, लेकिन आपकी वजन ज्यादा है, उसमें फैट ज्यादा है, मसल की पावर कम है तो जल्दी होगा। तो वजन कंट्रोल करना, चलते रहना, सीडेंटरी नहीं रहना, लगातार बैठे नहीं रहना, सोफे पर बैठे रहना या वो बीन बैग पोजीशन में पड़े रहना, बैठे हुए टीवी बहुत देर देखते रहना, बहुत देर मोबाइल देखते रहना, वो सब सीडेंटरी हैबिट्स जो होती हैं वो प्रमोट करती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को। सीढ़ी बहुत ज्यादा चढ़ना, कई लोगों की मजबूरी है कि कई लोग तीसरे फ्लोर पर रहते हैं, चौथे फ्लोर पर रहते हैं, लिफ्ट नहीं है वहां जी, पर, जी, तो वो एक फैक्टर है। लेकिन कुछ यंग गर्ल्स में देखता हूँ, यंग बॉयज भी एक्सरसाइज के तौर पर सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। 13 फ्लोर में चढ़ के जा रहा हूँ सर 3 महीने से, अब मेरे घुटने हुँ, दर्द करने लगे हैं। तो वो सुसाइडल है जॉइंट के लिए कि आप अपने आप से कर रहे हो। तो सीढ़ियां, स्टेयर्स इज नॉट मींट फॉर एक्सरसाइज। ओके, 1 फ्लोर 2 फ्लोर आप चल रहे हैं तो आपको प्रमोट करना चाहिए, अभी लिफ्ट नहीं यूज करो, सीढ़ियां यूज करो। 1 फ्लोर 2 हुँ, फ्लोर, राइट, 5 फ्लोर हैं तो कोई ये रिकमेंड करे कि सीढ़ियां यूज करो, नो दिस इज नॉट गुड। स्टेयर्स से घुटने पर कुछ रनर्स होते हैं, तो रनिंग की भी एक एज होती है, जैसे कि आप 40 के आसपास आप हैं यदि और आपके घुटनों में दर्द शुरू हो गया है तो आप भले ही मैराथन 14 किलोमीटर के रनर हैं, बट आपको यू शुड कम डाउन टू 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो बहुत ज्यादा रनिंग उस समय में नहीं करनी है जैसे ही दर्द शुरू हो। और रनर यदि आप हैं तो जूते की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, कुशन शूज होने चाहिए। सड़कों पर इंडिया में जॉगिंग ट्रैक्स तो है नहीं अलग से सिंथेटिक वाले, करेक्ट, है ना, या कच्चे वाले भी सड़क पे दौड़ते हैं हम। तो रनिंग भी यदि आप कर रहे हो तो पर्टिकुलर एज के बाद में हफ्ते में 3 दिन करें, होता है। एजिंग को तो डिले कर सकते हो आप, रोक तो सकते नहीं। ये हाँ, हम जो सोचते हैं आपको अगर अपना वर्कआउट्स ही करना है तो आप सीढ़ियाँ चढ़ लें। इनफैक्ट कई बार हम हाँ, 6th फ्लोर तक सोचते हैं चलो चढ़ लें, थोड़ा वर्कआउट्स हो गया, बट हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स द श्लोक है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य, मतलब युक्त मतलब मॉडरेट। युक्त करेक्ट, का मतलब है एक्सेसिव स्लीप नहीं, एक्सेसिव जागना नहीं है, एक्सेसिव खाना नहीं है, एक्सेसिव भूखे नहीं रहना है, एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी, एक्सेसिव सीडेंटरी नहीं रहना है। तो जो जी। स्पेक्ट्रम के मिडिल में रहता है वो सबसे स्वस्थ रहता है, सबसे लंबी दूरी तक का घोड़ा वही होता है। ये आजकल एक और कॉमन चीज़ चल रही है टेनिस एल्बो, सर्वाइकल हो गया या साइटिका जैसी प्रॉब्लम आजकल कॉमन हो गई है। हाँ, इसको कैसे सर इसमें सर्वाइकल और मैनेज सियाटिका एक ग्रुप में कह सकते हैं हम, टेनिस एल्बो अलग हो गई। हुँ। सर्वाइकल तो इसके कारण क्या बन रहे हैं सर ये जैसे टेनिस एल्बो है, सर्वाइकल मीन्स वो गर्दन, गर्दन का है। गर्दन वो गर्दन का कॉमन कॉज तो देखिए यंग एज में भी इवन 12 14 15 साल के बच्चे भी आजकल आने लगे हैं ऑर्थोपेडिक्स ओपीडी में गर्दन की प्रॉब्लम लेकर के। तो देखिए जब भी हम मोबाइल देखते हैं तो गर्दन हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग रहती है। गर्दन का नॉर्मल कर्वेचर ऐसे होता है, आगे की तरफ कॉन्वेक्स ऐसे होती है गर्दन। और हुँ, जब मोबाइल में देखते हैं तो कई घंटे हमको पता ही नहीं लगता, स्क्रीन टाइम से हमें पता लगेगा कि फॉरवर्ड बेंडिंग गर्दन झुकी रहती है। जब हम लेट करके टेलीविजन देखते हैं, आधे लेट करके होमवर्क करते हैं बेड में बैठ के, और बेड में बैठ के वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो हमारा स्पाइन ऐसे आगे झुका रहता है। हुँ, तो कंटिन्यूअस गर्दन आगे झुकी रहेगी तो उसका जो नेचुरल कर्वेचर है ऊपर उठे रहने वाला वो खराब हो जाएगा, कर्वेचर उल्टा हो जाएगा। तो पीछे की एक तो मसल्स लिगामेंट्स खिंचेंगे, वो पेन करेंगे। धीरे धीरे डिस्क डिजेनरेट होगी, डिस्क पिचक जाएगी, सेमी सॉलिड होती है डिस्क, दो हड्डियों के वर्टिब्री के बीच में जो, तो क्या होगा कि यही कारण गर्दन का भी है, यही कारण नीचे की कमर का भी है। आधे लेट करके बिस्तर में काम करना, सेमी रिकम्बेंट पोजीशन, बिस्तर में बेड पोस्ट लगे रहते हैं, तकिए लगे रहते हैं, तो बड़ा इजी लगता है वो पोस्चर, लेकिन वो गर्दन के लिए, कमर के लिए घातक है। पहले जमाने में 30-40 साल पहले जो बेड होते थे सिंपल होते थे, एक तो दूसरे सोते समय लगाए जाते थे। हुँ,
खाट खड़ी हो जाती थी दिन में, गांवों में तो खाट खड़ी हो जाती थी दिन में। अब गांवों में भी बेड्स आ गए हैं, डबल बेड्स आ गए हैं, सिंगल बेड्स आ गए हैं। तो अब वो दिन में भी आदमी लेटा रहता है। पहले रात में, दिन में रात को सोता था ना, वो चारपाई पर सोता था, और पीछे बेड पोस्ट नहीं होती थी, सिंपल बेड होते थे, बेड पोस्ट नहीं होती थी, तो सोता था सीधे, या तो बैठता था या सोता था, और पैदल भी खूब चलते। तो अभी चूंकि ये लग्जरी बेड्स लग्जरी सोफाज आ गए हैं, सोफा सभी जगह है ना, तो सोफा और बेड विद पोस्ट, जो मसनद है ना, ये दोनों के लिए घातक है, गर्दन के लिए भी और नीचे की कमर के नीचे, रीढ़ के इसकी लिए, वजह से सर साइटिका दोनों भी चीजों के लिए इसकी घातक। वजह से हो रही है, साइटिका भी सर। सियाटिका भी, दोनों का सेम कॉज है। देखिए, जो स्पाइन में जो खतरनाक वाले जो स्पाइन है, वो गर्दन का स्पाइन और नीचे धड़ के नीचे कमर का स्पाइन, ये सबसे ज्यादा मोबाइल होते हैं, इन पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। इनकी नर्व सबसे ज्यादा दबती में जाने वाली नर्व, तो वाली नर्व जब दबती तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया। तो सियाटिका भी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी दोनों इसकी वजह से। टेनिस एल्बो में, एल्बो के बाहर की तरफ वो आपकी मसल पावर कम है, स्ट्रेंथ कम है, और आपने किसी दिन कपड़ा निचोड़ दिया भारी जोर से, या टाइट ढक्कन खोल दिया, ढीला कर दिया, मसल पावर उतनी है नहीं, तो उससे वहां पर डिजेनरेशन थोड़ा डैमेज हो जाता है, वो उसकी वजह से होता है। वो तो रेस्ट वेस्ट से, इंजेक्शन से ठीक हो जाता है। टेनिस एल्बो डिजेनरेटिव डिसीज नहीं है, वो तो किसी को भी हो सकती है, काम करते हुए व्यक्ति को, काम करने वाले को ज्यादा होती है इनफैक्ट। ठीक है सर, उससे क्या है बचने के लिए? एज से रिलेशन नहीं है, वो तो यंग्स को ज्यादा, काम करने वालों को होती है, हाउस वाइफ्स को होती है। सब्जी का थैला कैरी करके ले आए, आदत है नहीं, तो टेनिस एल्बो हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, तो उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगा बेस्ट है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, पूरा हाथ स्ट्रेच करके ऐसे सीधा करना, ऐसे सीधा करना, नीचे पीटी, बच्चों वाली पीटी जो होती है, वो क्वाइट, वो उसकी, वो टेनिस एल्बो की अच्छी एक्सरसाइज है। हाथ स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले जाना, नीचे लाना, ये टेनिस एल्बो की अच्छी एक्सरसाइज है जी। ओके सर, आजकल छोटे बच्चे भी पैरों में दर्द की शिकायत करते हैं, तो विटामिन डी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो डेफिनेटली सबको बहुत कम कम है नॉर्मली समाज में, लेकिन इसके बावजूद इसकी लिमिट्स हैं कुछ। विटामिन डी आपको देना चाहिए यदि आप नहीं दे रहे हो तो, लेकिन ये जान लीजिए कि अपने आप से यदि आप दे रहे हो तो एक साल में 20, 22, 25 से ज्यादा आप नहीं दीजिएगा। तो एक हफ्ते में यदि आप दे रहे हो तो फिर अल्टरनेट मंथ दो, या 15 दिन में एक बार दें, तो वो सेफ डोज होती है। क्योंकि बाकी सारे विटामिन जो हैं वो टॉक्सिक नहीं होते, विटामिन डी टॉक्सिक होता है अपने आप से, यदि ओवरडोज ले ली है तो इसकी टॉक्सिटी हो सकती है। तो विटामिन डी वीकली डोज 60,000 यूनिट तो सभी को पता है, वो कॉमन डोज आती है, वीकली लेनी होती है, ये भी सबको पता है, लेकिन वीकली लेनी है, पूरे साल नहीं लेनी, 3 महीने लेनी है। या फिर आपका ब्लड टेस्ट आपने कराया है, उसमें कम है तो आप ज्यादा दिन ले सकते हो, 6 महीने ले सकते हो। तो या तो सन एक्सपोजर हो या विटामिन डी, यदि किसी डॉक्टर के पास आप नहीं जा रहे हो, हाथों पैरों में दर्द है, तो बच्चे को विटामिन डी अपने आप से 4-6 तो डोज आप दे ही सकते हो सेफली, यदि आपने नहीं दिए तो 1 वीक डोज। तो विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी और B12 की कमी, B12 भी अपने आप दे सकते हैं आप, B12 का सिरप है, B12 की गोलियां हैं। दूध पीना, क्या दूध पीने से सर कैल्शियम का कंप्लीट हो जाता है सोर्स? देखिए, अब ये फूड डिपार्टमेंट का है कि वो दूध जो आ रहा है उसमें सिंथेटिक कितना है, यूरिया कितना है, वो सब चीजें कितनी है। मेरे से भी लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये वाला दूध क्या काम करता होगा, मैंने कहा भी आई कैन नॉट कमेंट, क्योंकि दूध आप ले रहे हो तो मेरे लिए तो दूध है वो। तो नॉर्मली मिल्क इज कंप्लीट डाइट। देखिए, बच्चा 1-1.5 साल 2 साल पूरा मिल्क पर डिपेंडेंट रहता है और बढ़ता है बड़ा तेजी से, 5-6 महीने तो दूध के अलावा कुछ लेता ही नहीं है, तो मिल्क से ज्यादा कंप्लीट डाइट तो कोई होती नहीं डेफिनेटली है। हाँ, बट एडल्ट्स में मिल्क, देखिए किन को जरूर लेना चाहिए वो मैं बता देता हूँ, बाकी तो लेना फिर डाइटिशियन के ऊपर निर्भर करता है, आपकी पाच्यता पर निर्भर करता है, आप कितना ले पा रहे हो, कितना पचा पा रहे हो। बढ़ते हुए बच्चे को जरूर लेना चाहिए, या तो मिल्क लें या एग लें। प्रेग्नेंट लेडी को जरूर लेनी चाहिए, या तो मिल्क लें या एग लें। ओल्ड एज पर्सन्स को जरूर लेना चाहिए, या तो मिल्क ले रहे हैं या एग ले रहे हैं, ये 3 कैटेगरीज को लेना चाहिए। बाकी मिडिल एज वुमेन है, मैन है, ओवरवेट हैं, आप नहीं लीजिए, कैल्शियम की और चीजें ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, तो आपका चलेगा। लेकिन ये 3 जो कैटेगरी हैं, प्रेग्नेंट लेडी, बढ़ता हुआ बच्चा और ओल्ड एज, 3 कैटेगरी को जरूर लेना चाहिए। जो ये 10 इयर्स या 10 इयर्स से ऊपर के जो बच्चे हो रहे हैं, अगर उनमें हमें विटामिन डी या कैल्शियम की कमी का
कैसे पता कैसे करें सर? सोसाइटीज में, पार्क्स में ओल्ड एज, सीनियर सिटीजन्स, एडल्ट लोग घूमते हुए मिल जाएंगे, बच्चे खेलते हुए नहीं दिखते राइट सर। हैं। बच्चे सारे ऑनलाइन रहते हैं, मोबाइल में रहते हैं, तो सबसे पहला कारण लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ स्पोर्ट्स। हाँ, और दूसरा कारण डाइट हो सकती है डेफिनेटली। बच्चे फिनिकी होते हैं, दूध नहीं पीते, तो वो एक कारण हो सकता है। वो तो बच्चे की माँ को पता है बच्चा दूध कितना पीता है। जरूरी है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो। बच्चे ओबीज खूब सारे हो रहे हैं आजकल, एज से ज्यादा वजन उनका है, मसल फ्लैबी है, दौड़ नहीं रहे, भाग नहीं रहे, भागने वाला स्पोर्ट्स कोई नहीं खेल रहे हैं, है ना, ऑनलाइन स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या इंडोर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। तो ये कारण पहले रूल आउट कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कैल्शियम कम हो, विटामिन डी कम हो, ये भी वजह होती है। सर मतलब ओवरऑल ऑल क्रेडिट गोज टू आवर लाइफस्टाइल। Lifestyle is definitely, lifestyle is thing to prolong life or shorten it. Definitely, तो सारी बीमारियां तो लाइफस्टाइल से संबंधित हैं ही, डेफिनेटली। इवन कैंसर, इवन मनोरोग, इवन है ना, ऑर्थोपेडिक्स में भी कोई डिपार्टमेंट ऐसा, थोड़ी गायनेकोलॉजी में भी लाइफस्टाइल डिसीजेज तो सब कुछ है। लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। एक नॉर्मल इंसान को स्वस्थ रहने के लिए कुछ ऐसा आप गाइडलाइन देना चाहें? तीन चीजें, एक देखिए, हमारे यदि हम फिलोसॉफिकल उसमें जाएं तो 3 पार्ट्स की में पर्सनैलिटी आपकी है। एक शरीर है, एक मन है, एक बुद्धि है। शरीर के लिए एक्सरसाइज या चैलेंज या फिजिकल एक्टिविटी वो जरूरी है। थोड़े से पेस देते रहना, पेस मतलब खेल कूद करके, वॉक करते हुए, पसीना लाना। मन के लिए एक मानसिक कोई भी आपको शौक, आपका म्यूजिक है या सिंगिंग है या फिर रीडिंग है, मन को स्वस्थ रखने के लिए लोगों से बात करना, इंटरेक्शन करना। और बुद्धि के लिए स्वाध्याय या आपका जो सब्जेक्ट है, आपकी स्टडी है या कुछ इंटेलेक्ट है, अच्छे लोगों से मिलना, बैठना, बात करना। तो 3 चीजों का यदि आप बैलेंस बना कर रखेंगे तो मोटा चीज तो ये होगा कि तीनों को खुराक इसकी मिल गई। शरीर को शरीर की खुराक, मन को मन की खुराक, बुद्धि को बुद्धि की खुराक। 3 चीजों का बैलेंस रखें, बाकी ईश्वर इच्छा है, बाकी आपकी जेनेटिक्स है, लक है बहुत सारी चीजें हैं। फिर तो ये 3 चीजें सही रखें, ये रख सकते हैं अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए और इतने बेहतर तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। कैसा लगा सर आपको? थैंक यू। नाइस टॉकिंग टू यू सुप्रिया जी। थैंक यू। मुझे मेरे को लगा कि मैं डायरेक्ट पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को और अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।